नमस्कार। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम सब ने मिलकर बाहर तिरंगा लहराया है। तिरंगे का महत्व क्या है? झंडे का महत्व क्या है? एक महत्व तो ये है कि इसके नीचे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी और देश को आज़ाद कराया। दूसरा महत्व आज आप सबके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है? ये झंडा हमारा प्रतीक है, ये हम सब की पहचान है। आप यहाँ हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप चेन्नई में हैं, आप असम में हैं, आप बंगाल में हैं, आप न्यूजीलैंड में हैं, कहीं भी हैं, ये झंडा आपका है। ये झंडा आपको बताता है कि आप हैं क्या। इसलिए इस झंडे की शान सदैव ऊंची रहनी चाहिए। और इस प्रांगण में तो वर्षों से झंडा लहराया जाता है। इसलिए आज इस समारोह की बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम गाया गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी का जो पहला समारोह संसद में हुआ, जब नेहरू जी ने वो फेमस भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उस वक्त वंदे मातरम किसने गाया? क्या कोई मुझे बता सकता है? सुचेता कृपलानी ने गाया। इससे पता लगता है कि हम इस राष्ट्रगान से भी किस तरह जुड़े हुए हैं। ये स्वतंत्रता सेनानियों का राष्ट्रगान था। वंदे मातरम और जय हिंद। जिस तरह तिरंगा हमारा प्रतीक है, इसी तरह जय हिंद और वंदे मातरम हमारे प्रतीक है। आज के दिन बहुत ज़रूरी है हम उनको याद करें, उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए हमें संघर्ष किया। आप सब तो आज़ाद भारत में पैदा हुए, लेकिन मेरा जन्म तो गुलाम भारत का है। जिन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कितनी कुर्बानियां की, कितना टॉर्चर सहा, कितनी यातनाएं सही, कितना जेल। सबसे पहले काला पानी में फजल नाम का आदमी गया, उसे 20 साल की कैद मिली थी काला पानी में। ऐसे लोगों को जो अनाम हैं, जिनके बारे बहुत कम लोग, इनको भी याद करना है। लेकिन याद करना है महात्मा गांधी को, जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद करवाया। ऐसे महापुरुष बार बार नहीं आते। याद करना है जवाहरलाल नेहरू को, जो पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आईआईटी की नींव रखी, एम्स की नींव रखी, आईआईएम की नींव रखी, भाखड़ा डैम बनवाया, पंजाब को चंडीगढ़ दिया। जरूरी है कि उस महान प्रधानमंत्री को भी याद रखा जाए, जिसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई। और सरदार पटेल, 500 रियासतों को उन्होंने इकट्ठा किया। ये कुछ छोटा काम नहीं था। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया, जबकि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा किया और देश बनाया। सुभाष बोस आईएनए खड़ी की और अंग्रेज़ों को ये संदेश दिया
कि आपको अधिक देर भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकते, भारत पर शासन नहीं कर सकते। और मेरा पर्सनल फेवरेट शायद आप सबका भगत सिंह। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के दूसरे साथी उधम सिंह, ऐसे लोगों ने अंग्रेजों को ये संदेश दिया, बताया कि अगर वे भारत को छोड़कर नहीं जाते तो उन्हें ऐसी क्रांतिकारियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत युवा उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए थे, आप सब जानते हैं। उनसे कहा गया कि आप अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखिए, दया याचिका लिखे। कहते मैं जरूर लिखूंगा। दया याचिका में उन्होंने लिखा कि मुझे गोली से उड़ाया जाए, ऐसे वो लोग। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी साधारण मौत हो गई तो मैं साधारण रह जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी शहीद की मौत हुई तो मैं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर जाऊंगा। वो आज तक प्रेरित करते हैं, क्योंकि अगर इस देश में कोई यूथ आइकॉन है, कोई युवाओं का आदर्श है, तो वो भगत सिंह है। और बहुत से लोग थे, मैं सबका नाम ले भी नहीं सकता, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आज उनको नमन करने की जरूरत है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे और कवि भी थे। इन्होंने वो नज़म लिखी थी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। इन्हें 1927 में कुकोरी कांड में के बाद फांसी लगा दी गई, लेकिन इसी नज़म में वो ये पंक्ति भी लिख गए, इलाही वो दिन भी आएगा जब अपनी ज़मीं होगी अपना आसमान। आज उस दिन को 75 साल हो गए। ज़मीन भी अपनी है, आसमान भी अपना है, पहाड़ भी अपने हैं, पानी भी अपना है, सरकार भी अपनी है, लोग भी अपने हैं। लेकिन आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि इन 75 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया। जब अंग्रेज यहाँ आए, पहली बार यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए, तो शशि थरूर ने अपनी किताब इन एन एरा ऑफ डार्कनेस में लिखा है कि दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 23% था। जब अंग्रेज गए तो हिस्सा 3% रह गया। हम मुगलों को कोसते हैं, मंदिर गिराए, मंदिर तोड़े। बाबर के बारे तो गुरु नानक देव जी ने लिखा था ताकि दर्द ना आया। लेकिन अगर कोई लूट के लेके गया इस देश को तो वो अंग्रेज थे, क्योंकि मुगल तो यहाँ आके बस गए। हम पराधीन क्यों हुए, हम गुलाम क्यों हुए, ये सोचने की बात है। हम जरूर कहते हैं हम आज़ाद हो गए 75 साल, लेकिन हम गुलाम क्यों हुए? मुगल आए, पहले लूटे बार बार, फिर यहीं बस गए। जैसे मैंने कहा, वो इसलिए कामयाब हुए कि हमारे ही लोगों ने उनको सहयोग दिया। एक महाराणा प्रताप थे जो 20 साल जंगलों में लड़ते रहे, जिन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन बाकी तो लगभग हर राजा महाराजा ने समर्पण कर दिया और अंग्रेज बढ़ते गए। इससे सबक लेने की जरूरत है
कि अगर हम विभाजित रहेंगे, अगर हम आंतरिक तौर पर कमजोर होंगे तो दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। 200 लोगों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 200 साल हम पर शासन कर गए अंग्रेज। खोट हम में था, हम उनको चाहे जितनी मर्जी गालियां निकालें, खोट हम में था। जलियांवाला बाग के बारे आप सब जानते हैं, कईयों ने देखा भी होगा। जनरल डायर ने ऑर्डर किया कि गोली चलाओ और 1000-1500 निरपराध लोग, निहत्थे लोग मारे गए। ऑर्डर डायर का था, गोली चलाने वाले हमारे अपने थे। डायर को आप कोस लो, उनके बारे में सोचो कि उन हिंदुस्तानियों ने अपने लोगों पर गोलियां क्यों चलाई। किसी में हिम्मत क्यों नहीं थी कि जो अपनी राइफल है उसका मुंह डायर की तरफ मोड़कर उसको उड़ा दो, जैसे भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में। आज वही मैं बात कर रहा हूं कि कहीं हमारे अपने अंदर खोट है, हमारे अंदर कमजोरी है, और इस 75वें साल पे हमें इसकी तरफ गौर करना है कि अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, अगर हमारे में कमजोरी रहेगी, अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, अगर नफरत फैलाई जाएगी, तो ये देश कमजोर होगा। हमने बहुत तरक्की की है। अंग्रेजों के समय तो अकाल पड़ता था, अंग्रेजों के बाद भी हमें PL 480 में अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ा। आज हम अनाज निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हर मैन्युफैक्चर्ड चीज इंग्लैंड से आती थी, आज हम मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम तेजस फाइटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी ताकत बढ़ी है। आज हमारे रॉकेट्स पर दूसरे देशों के स्पुट हो जाते हैं, क्या दूसरे देशों के सैटेलाइट जाते हैं। ये तरक्की है, लेकिन आज भी यहाँ गरीबी है, आज भी अनपढ़ता है। अंग्रेज जब गए तो 80% भारतीयों में इलिटरेसी थी, अनपढ़ता थी। आज 85% पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या है। हमारी इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और अगले साल तक 5th हो जाएगी, क्योंकि हम ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अभी नीचे तक फल नहीं पहुंच रहा। अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं मिलती। इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए जहां आज के दिन खुशी का दिन है, हमने 75 साल निकाले। विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे और जिन्होंने भारत की आज़ादी का बहुत विरोध किया, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, दीज आर मेन ऑफ स्ट्रॉज, ये तिनकों के बने लोग हैं, और 50 साल के बाद इनका नामो निशान नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपस में ये लड़ मरेंगे। हमने उसको गलत साबित कर दिया। 75 साल आ गए, हम महाशक्ति बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि देश के अंदर सौहार्द हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, नफरत नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बात पर हम भिड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात को हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। आज के दिन ये इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि एज ए सोसाइटी हम कमज़ोर क्यों हुए हैं। एज ए कंट्री भी हम स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हम कमज़ोर हुए हैं। हमारे से पहली पीढ़ी ने हमें आज़ादी दिलाई,
हमारी पीढ़ी ने उसे संभालने की कोशिश की। अब ये देश आप लोगों के हवाले है। इस देश को इस पीढ़ी ने आगे ले जाना है। पढ़ाई करिए, अपने आप को दुनिया के बराबर बनाइए ताकि देश तरक्की करे। और याद रखिए, अपने इतिहास को देखते हुए, ये देखते हुए कि हम गुलाम क्यों हुए थे, कि ये देश तभी तरक्की करेगा अगर यहाँ शांति होगी, अगर यहाँ भाईचारा होगा, आपसी सौहार्द होगा, दोस्ती होगी। अगर नफरत फैलाई गई तो भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।